हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ब्राइट वेंचर्स एकेडमी। आज के हम अपने इस लेक्चर में क्लास 9 सोशल साइंस का वेरी फर्स्ट चैप्टर दैट इज योर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन को बहुत ही ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं। और मैं कोशिश करूंगी कि इस चैप्टर को इसी एक ही लेक्चर में काफी अच्छे से पूरे कंसेप्ट क्लियरेंस के साथ खत्म कर दूं। तो डियर व्यूअर्स, आपको ये नहीं सोचना है कि ये कैसा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को सोशल साइंस जो है वो काफी बोरिंग लगती है, बट आपको ऐसा नहीं सोचना है। आप ऐसा सोचिए कि आप कुछ कहानी, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कहानी सुनाने वाली हूँ मैं आपको, काफी मजेदार तरीके से। और फिर आपको जो हिस्ट्री है वो पढ़ने में काफी मजा आने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन को देखते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहला जो यहाँ पर, अगर हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात करें तो मैं आपको, क्योंकि मैं आपको एक कहानी सुना रही हूँ, तो आप कुछ ऐसा इमेजिन कीजिए, विजुअलाइज कीजिए कि जब हम कोई मूवी देख रहे होते हैं तो मूवी की स्टार्टिंग कैसे होती है, क्लाइमेक्स सीन से होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एम एस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी की बात करूँ, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत ने काफी अच्छा कैरेक्टर प्ले किया है, सर एम एस धोनी, कैप्टन कूल का। तो अगर आपने वो मूवी देखी होगी तो उसमें स्टार्टिंग कैसे होती है, जो एम एस धोनी है वो अपना जर्सी पहन रहे होते हैं, वर्ल्ड कप का फाइनल मैच हो रहा होता है, वहां से जो है मूवी की स्टार्टिंग होती है। उसके बाद फिर उनकी कहानी शुरू होती है बचपन से, और फिर जो मूवी की एंडिंग है वो वर्ल्ड कप का फाइनल मैच एक सिक्सर मारकर वो कंप्लीट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं और हम मैच जीत जाते हैं इसी तरीके से। तो ठीक उसी तरह मैं भी इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो क्लाइमेक्स सीन है वहां से इसको स्टार्ट करूंगी। फिर हम फ्लैशबैक में जाएंगे कि वो क्लाइमेक्स सीन क्यों उत्पन्न हुआ, ऐसा क्या हुआ कि वो क्लाइमेक्स सीन आया, और फिर हम इस चैप्टर को जो है वो वाइंड अप करेंगे। ओके, तो चलिए, जो क्लाइमेक्स सीन मैं आपको बताना चाहती हूँ वो इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन का वो है द इवेंट ऑफ 14th जुलाई 1789। तो उस 14th जुलाई 1789 को ऐसा क्या हुआ था कि हम इसे आउटब्रेक ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन कहते हैं। तो उस दिन क्या हुआ था कि लोगों के बीच हड़कंप मचा हुआ था और लगभग 7,000 लोग एक साथ इकट्ठा हुए थे लड़ने के लिए। क्यों लड़ना चाहते थे वो, किससे लड़ना चाहते थे वो? इसलिए लड़ना चाहते थे क्योंकि वो अपने राजा से नाराज थे, क्योंकि राजा जो है वो अपनी प्रजा का ध्यान नहीं रखता था। और उस दिन सड़कों पे लोग बंदूक लेकर बेस्टाइल में घुस गए। अब सवाल उठता है कि बेस्टाइल क्या है। तो बेस्टाइल एक जेल का नाम था जो राजा के पावर को शो करता था, और इसी कारण से लोग उस जेल से नफरत करते थे। इसलिए वो जेल में घुस गए और जेल के कमांडर को मार गिराया, और उस जेल में जितने प्रिजनर्स थे उनको फ्री कर दिया। अब ये था वो इवेंट, मतलब 14 जुलाई 1789 को हुआ। लेकिन क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसके हाथ था इसको करने में, राइट? इसको हम कब पढ़ेंगे, जब हम, अब कहानी की शुरुआत होती है फ्रांस से, कि लोग अपने राजा से नाराज क्यों थे, राजा कौन था, क्या हुआ, ऐसा उसने क्या काम किया कि ये सारा सीन क्रिएट हुआ कि लोग 7,000 लोग इकट्ठे हुए, सारे सारे लोग सड़कों पे एक साथ बंदूक लेकर निकले और बेस्टाइल जो जेल था उसमें घुस गए और कमांडर को मार गिराया। ये सब क्यों हुआ? तो चलो थोड़ा फ्लैशबैक जाते हैं और यहाँ से कहानी की शुरुआत होती है, और वो है आपका लुइस 16। लुइस 16 वॉज द किंग, जो कि बर्बन फैमिली का वंश था। और लुइस राजा कब बना? ये राजा बना 1774 में, मात्र 20 साल की उम्र में। और 20 साल की उम्र में ही उसकी शादी भी हो गई, और उसकी रानी यानी कि उसकी पत्नी का नाम था मारिया, जो कि ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस थी। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। ठीक, वो कहाँ की प्रिंसेस थी? ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस थी। लेकिन जब लुइस राजा बना था तो क्या हुआ कि गवर्नमेंट की जो मनी थी, इट मींस उसके राज्य का जो खजाना था, वो लगभग खत्म होने वाला था, मतलब ऑलमोस्ट खत्म हो गया था। तो अब वो थोड़ा नाराज होने लगा और वो इसके पीछे का रीजन जानने लगा कि ये जो गवर्नमेंट मनी है वो खत्म क्यों हो गई। अब उसने क्या पाया कि गवर्नमेंट की जो मनी थी वो 5 कारणों से खत्म हो गई थी। सबसे पहला रीजन तो ये, एक सेकेंड, सबसे पहला रीजन तो ये कि फ्रांस जो देश था उसको काफी मजा आता था लड़ाई झगड़ा युद्ध करने में, मारपीट करने में, उसे काफी पसंद था। तो जो पहले एक्स
किंग हुआ करते थे, जो पहले के राजा हुआ करते थे, उन्होंने अपना आधे से ज्यादा पैसा जो है वो इसी पे खर्चा कर दिया, युद्ध करने में, लड़ाई झगड़ा करने में, इसी पे खत्म कर दिया। फिर दूसरा क्या हुआ कि फ्रांस में एक जगह थी वर्साइल्स नाम की। ठीक, अब वही, वहां वर्साइल्स क्या था, बेसिकली वो एक बहुत बड़ा पैलेस था, बहुत बड़ा महल था, और वो राजा का फेवरेट हुआ करता था। तो आधे से ज्यादा पैसा जो है वो उसके मेंटेनेंस में खर्च कर दिया करते थे। फिर क्या हुआ कि जब हम पैलेस ऑफ वर्साइल्स की बात करते हैं, तो वो काफी फेवरेट जगह हुआ करती थी। फिर क्या हुआ कि फ्रांस का दुश्मन था, फ्रांस का दुश्मन कौन था, ब्रिटेन। अब ब्रिटेन में क्या हुआ कि ब्रिटेन के अंडर अमेरिका की 13 कॉलोनी जो है वो उसके अंडर आती थी। तो अब क्या हुआ कि अब फ्रांस का तो दुश्मन है ब्रिटेन, अब क्या करना था कि उसके काम पे रोड़े अटकाना था। तो उसने क्या किया, अमेरिका की 13 कॉलोनी को इंडिपेंडेंस दिला दिया, मतलब उसने ब्रिटेन से फाइट किया और अमेरिका की 13 कॉलोनी जो थी, लुइस 16 ने उसको इंडिपेंडेंस दे दी। अब क्या हुआ, जब लुइस 16 का ये जो कदम उसने उठाया, ब्रिटेन से के अंडर जो अमेरिका की जो 13 कॉलोनी आती थी उनको इंडिपेंडेंस दिलाने का, उससे फ्रांस जो है वो बुरी तरीके से कर्ज में डूब गया। क्यों भाई, क्योंकि एक तो जब उसने राजा बना वैसे ही उसका जो मनी था वो खत्म हो चुका था ऑलमोस्ट, और उसमें ये फिर क्या कर रहा था, लड़ाई करने चला गया। ठीक, तो अब क्या हुआ, उस टाइम पे जो फ्रांस की जो करेंसी थी वो थी लुइर, LOUIR, लुइर थी। ठीक, फ्रांस की करेंसी थी लुइर। और 1794 के बाद ये जो लुइर है वो बंद हो गई, 1794 के बाद। क्यों हुई, कैसे हुई, हम आगे पढ़ेंगे। बट क्या हुआ कि जब उसने ब्रिटेन पे हमला किया और अमेरिका की 13 कॉलोनी को उसने इंडिपेंडेंस दे दी, क्योंकि वो नहीं चाहता था, अब उसकी उसके दुश्मनी थी, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपको किसी के साथ दुश्मनी है तो आप डायरेक्टली जाके उसको नहीं मार रहे हो, है ना, आप क्या कर रहे हो, उसका टायर पंक्चर कर दे रहे हो, राइट, या उसके उसका कोई काम है वो होने नहीं दे रहे हो। तो ठीक उस वैसे ही उसको अपना क्या भड़ास निकालना था, तो उसने ऐसा किया। अब बुरी तरीके से वो कर्ज में डूब गया, मतलब फ्रांस में 2 बिलियन लुविर का कर्ज चढ़ चुका था। अब इन्होंने क्या किया, जिन्होंने गवर्नमेंट को कर्ज दिया, ठीक, जहां से इसने कर्ज लिया था, वो उनसे 10% लोन लेते थे, जिसके कारण उनका बहुत बड़ा पैसा जो है, बहुत सारा पैसा जो है वो इंटरेस्ट पे करने में चला गया। इनफैक्ट जो उसके अदर स्टाफ थे, जैसे पोस्ट ऑफिस के स्टाफ हो गए, यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट वर्कर्स हो गए, उनको पेमेंट कहाँ से करता था वो, अपने ही पैसों से पेमेंट करता था। तो अब ये सोच रहा था कि अब इसके पास तो पैसे बचे नहीं, सारा पैसा जो है वो खत्म होने की कगार पे आ गया है। तो अब मैं पैसा कहाँ से कमाऊं। तो ये सब के कारण उसने क्या किया कि गवर्नमेंट को टैक्स बढ़ाना पड़ा। उसने सीधे सीधे क्या रास्ता निकाला कि मैं गवर्नमेंट का जो टैक्स है उसको बढ़ा देता हूँ। अब उसने क्या किया, जो नॉर्मल पर्सन थे, जो नॉर्मल पीपल थे, जो उसकी प्रजा थी, उनसे वो टैक्स जो है बहुत ज्यादा टैक्स वसूलने लगा। अब इससे क्या हुआ, लोगों के अंदर गुस्सा बढ़ने लगा। अब यहाँ से लोगों का जो गुस्सा है लुइस 16 के प्रति वो स्टार्ट हुआ। तो सबसे पहला रीजन कि लोगों के प्रति गुस्सा कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो वो यहाँ से स्टार्ट हुआ। ओके, अब क्या हुआ कि जो फ्यूडल सिस्टम था, मतलब उस समय की जो सोसाइटी थी फ्रांस के, तो वो कैसे थे, वो 3 स्टेट में डिवाइडेड थी। जो स्टेट वन था उसके अंडर कौन आता था, क्लर्जी आते थे। ये वो लोग थे जो चर्च में काम करते थे, राइट, इट मीन्स व्हाट। और ये जो क्लर्जी हुआ करते थे ये राजा से भी ऊपर हुआ करते थे। कैसे, जैसे पहले जमाने में क्या होता था बेटा, राजा महाराजा होते थे और उन वो जो अपना सारा काम करते थे वो किससे पूछ कर करते थे, पंडित पुरोहित से पूछ कर करते थे, राइट। तो ठीक वैसे ही यहाँ पे क्लर्जी हुआ करते थे। ठीक, वो क्या होते थे, चर्च में काम करते थे, काफी हायर अथॉरिटीज होते थे, हायर पोस्ट होते थे, जिनको राजा से भी ऊपर माना जाता था, और राजा जो है वो इनसे पूछे बिना कोई काम नहीं करता था। तो स्टेट वन में कौन आ गया, आपका क्लर्जी आ गया। फिर स्टेट टू में कौन आते थे, नोबिलिटी। अब नोबिलिटी के अंडर कौन आते थे, जो किंग के मिनिस्टर्स हैं, राइट, और गवर्नमेंट के जो लोग हैं, किंग के जो रिलेटिव्स हैं, मतलब जितने बड़े बड़े लोग जो हैं वो इसके अंडर आते थे। अब स्टेट थ्री की बात करते हैं, तो स्टेट थ्री में कौन कौन था, बिजनेसमैन, फार्मर्स, मर्चेंट्स, लॉयर्स, लेबरर, मतलब जितने भी अदर प्रोफेशन के लोग हो गए वो स्टेट थ्री में आते थे। अब उस टाइम पे क्या था कि 90% पॉपुलेशन जो थी वो फार्मर्स की थी, और उसमें से सिर्फ और सिर्फ कुछ ही फार्मर्स के पास जो थी वो अपनी खुद की जमीन थी,
बट 60% ऑफ लैंड जो था दैट वर टेकन बाय क्लर्जीज एंड नोबिलिटीज। मतलब 60% जो लैंड था वो किनका था, क्लर्जी का था, मतलब स्टेट वन का था और स्टेट टू का था, राइट। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि लुइस 16 जो था ये काफी घटिया राजा था। इसने क्या किया, इसने बेनिफिट दे दिया किसको, स्टेट वन को और स्टेट टू को। और क्या बेनिफिट दे दिया कि इन्हें टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ स्टेट थ्री वाले जो पीपल थे, जो स्टेट थ्री वाले लोग थे, सिर्फ और सिर्फ उन्हें ही टैक्स भरना था। अब क्या हुआ कि ये जो स्टेट वन और स्टेट टू के लोग थे वो किन से काम करवाते थे, स्टेट थ्री से काम करवाते थे, क्योंकि फार्मर्स जो थे 90% पॉपुलेशन किसकी थी, फार्मर्स की थी। फार्मर्स के पास अपनी खुद की जमीन तो है नहीं, तो वो किसकी जमीन पर काम करेंगे, कल क्लर्जी और नोबिलिटी की जमीन पर काम करेंगे, राइट। फिर किसका काम आया, फिर आया टैक्स का काम। अब क्या होता था कि उस टाइम पे बहुत सारे टैक्स होते थे, राइट। अब जो जब जैसे सपोज कि फार्मर जो है वो किसी क्लर्जी की जमीन पर काम कर रहा है, किसी क्लर्जी की जमीन पे फार्मिंग कर रहा है, तो अपनी पूरी फार्मिंग का 10% जो हिस्सा है वो किसको पे करेगा, क्लर्जी को पे करेगा। मतलब ये क्या हो गया, ये डायरेक्ट टैक्स हो गया किसको, क्लर्जी को। और इस डायरेक्ट टैक्स को क्या कहा जाता था, इस डायरेक्ट टैक्स को कहते थे तिथि, TITHE। मतलब ये जो टैक्स है 10% जो है वो किसको पे कर रहे हैं, ये पे कर रहे हैं क्लर्जी को, मतलब इट इज अ टाइप ऑफ डायरेक्ट टैक्स। ओके। अब जो और भी बहुत सारे टैक्स थे, राइट। अब दूसरे तरीके का जो टैक्स था वो था टैल। अब ये किसको दे रहे हैं, टैल, TAILLE, ये किसको दिया जा रहा है, ये दिया जा रहा है किंग को, ठीक। तो अब ये बहुत सारे टैक्सेस जो हैं वो लोगों को, इनफैक्ट अपनी जो डेली यूसेज है जैसे शुगर हो गया, टोबैको हो गया, तो इनमें भी उनको क्या करना है, बहुत सारा टैक्स देना पड़ रहा है। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि जो पॉपुलेशन थी, मतलब 1715 में 23 मिलियन थी, मतलब 2.3 करोड़, ठीक। मतलब पॉपुलेशन 1715 में कितना था, 2.3 मिलियन, सॉरी 23 मिलियन था, मतलब 2.3 करोड़। ओके। अब ये जो पॉपुलेशन है वो 1789 तक, ठीक, ये कब की बात हो रही है, 1715 की बात हो रही है। 1789 के आते आते ये जो पॉपुलेशन था वो 28 मिलियन तक हो गया, मतलब 2.8 करोड़ हो गया। मतलब पॉपुलेशन जो है वो लगातार बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है। और पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो फूड की जो नीड है, फूड की जो रिक्वायरमेंट है वो भी बढ़ेगी। बट फार्मिंग जो है वो कम हो रही थी, क्योंकि लैंड कम हो रहा था, लोग फार्मिंग जो प्रोफेशन है वो छोड़ रहे थे क्योंकि टैक्स बहुत ज्यादा देना पड़ रहा था। और फूड जो है वो आउट ऑफ स्टॉक होते जा रहा था। मतलब रिजल्ट क्या निकला, कंक्लूजन क्या निकला कि सबके जो रेट्स हैं वो काफी ज्यादा हाई हो गए। और जो लेबर्स की जो सैलरी थी वो अभी भी उतनी की उतनी ही थी, उनकी सैलरी में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं था। ओके। उनकी सैलरी में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं था। अब इन सब की वजह से क्या फेस करना पड़ा, इन सब की वजह से सब्सिस्टेंस क्राइसिस जो है वो फेस करना पड़ा। अब सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्या होती है, सब्सिस्टेंस क्राइसिस, सब्सिस्टेंस का मतलब क्या हुआ कि जो आपकी जरूरत का सामान है, जैसे रोटी कपड़ा मकान, राइट। तो ये आपके क्या है, जरूरत का सामान है। तो यहाँ पर अब जो आपकी जरूरत की चीज है, जो आपकी, जिसको आपकी नीड है, जिसकी आपको नीड है, वो क्या हो गया, उसकी क्राइसिस होने लग गई। मतलब जब क्या हुआ, जब सारी फसलें जो है वो सूखनी स्टार्ट हो गई और डिमांड्स और नीड्स पूरी नहीं हो रही थी। और ये सब के कारण क्या हो गया, इकोनॉमिकल क्राइसिस आ गया, राइट। और सब्सिस्टेंस के कारण, सब्सिस्टेंस का जो इफेक्ट है वो क्या हुआ कि लोग जो है वो प्रोटेस्ट पर उतर आए, लोग जो है अपनी आवाज उठाने लगे, क्योंकि ना तो उनको खाना मिल रहा है, ना ही उनको रहने के लिए अच्छी सी जगह मिल रही है। मतलब लोग अपना पेट भी नहीं भर पा रहे, इतना काम कर रहे, इतनी मेहनत कर रहे हैं, फिर भी ना तो उनको अपना जो है वो अपना पेट भी नहीं पाल पा रहे, उन्हें दो वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो रही है, राइट। बट टैक्स जो है वो भरपूर टैक्स पे कर रहे हैं, वो भी कौन, सिर्फ और सिर्फ थर्ड स्टेट के जो लोग हैं, फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग हैं वो तो टैक्स पे ही नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ से जो है लोग जो हैं उन्होंने सबसे वैसे तो देखा जाए तो बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, लेकिन क्या जो
आउटब्रेक था फ्रेंच रिवॉल्यूशन का, वो कब हुआ? 14 जुलाई 1789 को। और यही सबसिस्टेंस क्राइसिस की वजह से, जो 14 जुलाई 1789 का जो इवेंट था वो इसी की वजह से हुआ। 14 जुलाई से पहले भी बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, लेकिन वो उतने स्ट्रांग नहीं थे जितना 14 जुलाई 1789 का था। राइट। अब क्या हुआ कि लोग जो हैं, उन्होंने जब बेस्टाइल पे हमला किया, राइट, उसके पहले उन्होंने क्या किया, जो राजा का जो महल था वहां पर उन्होंने आग लगा दिया था। राजा के महल पे उन्होंने आग लगा दिया था। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि आग किसने लगाई? राइट। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के लिए आग, लोगों के दिलों में आग किसने लगाई? किसने वो ज्वाला जो है भड़काई लोगों के लिए, क्रांति पैदा करने के लिए? तो वो कौन थे? दो फिलोसोफर थे। देवर टू फिलोसोफर्स, दो फिलोसोफर थे। एक था जॉन लोकी, और इन्होंने एक बुक लिखी, टू ट्रिटीज ऑफ गवर्नमेंट। और क्या कहा उन्होंने? मोनार्की को गलत कहा। मोनार्की का मतलब क्या हुआ? जो राजा का जो शासन होता है उसे आप क्या कहते हो? मोनार्की कहते हो। तो ही वॉज द मैन जिन्होंने लोगों के दिलों में आग लगाई, ज्वाला भड़काया, और बोला, उनको सबको प्रेरित किया, मोटिवेट किया इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन को स्टार्ट करने के लिए। ही वॉज द फर्स्ट। सेकेंड थे आपके जीन जैक्यूस रोसी, और ये चाहते थे कि ऐसी गवर्नमेंट हो जिसमें नेता लोगों की सुने। राइट। और इन्होंने ये बात जो है अपनी बुक में लिखी। और बुक क्या था इनका? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और ये ऐसी सोसाइटी चाहते थे जो फ्री हो और रूल्स सबके लिए एक हो। तो ये दो इंसान थे जिन्होंने लोगों के मन में क्रांति पैदा की। ठीक, एक बात याद रखिएगा, जॉन लोके ने जो बुक लिखी वो था टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, और जीन जैकस रोसी ने जो बुक लिखा था वो था द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। फिर आते हैं मॉन्टेस्क्यू के बारे में। अगर हम मॉन्टेस्क्यू की बात करें तो ही वॉज अ फ्रेंच फिलोसोफर। फ्रेंच फिलोसोफर थे ये। और इन्होंने दिया जो है, इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया फ्रेंच सोसाइटी के लिए, फ्रांस के लिए। इन्होंने एक बुक लिखी। he was best known for his book The Spirit of Laws in 1748। इन्होंने क्या किया? इन्होंने लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, ये सारा टर्म्स जो है, सारे जो कानून जो है ये लेकर आए। और टैक्स के कारण ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ कि जैसे सबसे जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है उसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई? बिकॉज ऑफ टैक्स, सिर्फ और सिर्फ टैक्स की वजह से। राइट। तो टैक्स के कारण ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ। बट टैक्स बढ़ाने का काम सिर्फ किंग नहीं करता था, बल्कि उसके लिए स्टेट जनरल जो है वो मीटिंग करनी पड़ती थी। जैसे सपोज टैक्स जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ किंग का हाथ नहीं था। ठीक, क्या होता था कि स्टेट जनरल्स जो तीन स्टेट बनाए गए तो उनके उनके हेड थे, और उनकी क्या होती थी? मीटिंग करनी पड़ती थी। तीनों स्टेट के हेड आते, मीटिंग होती। और लास्ट टाइम ये जो मीटिंग है वो कब हुई थी? 1614 में, 1614 में हुई थी। और मीटिंग कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता था? किंग रिस्पॉन्सिबल होता था। ठीक। अब 5 मई 1789, 5 मई 1789 को क्या हुआ? स्टेट जनरल की मीटिंग की। इससे पहले मीटिंग कब हुई थी? 1614 में हुई थी। 1614 के बाद यहाँ पर देखिए 1789 को मीटिंग हो रही है। मतलब देखिए कितने सालों का, 100 साल से ज्यादा हो गया, इतना का फर्क हुआ। अब स्टेट जनरल्स की मीटिंग रखी गई, जो कि कहाँ पर रखी गई? वर्साइल्स में रखी हुई। फर्स्ट और सेकेंड स्टेट के 300 मेंबर आते हैं, और थर्ड स्टेट के 600 मेंबर आए, जो कि इस मीटिंग में हिस्सेदारी थे। अब इस मीटिंग्स में जो 600 मेंबर आए थे वो कौन कौन थे? फार्मर्स भी थे, आर्टिस्ट भी थे, बट फीमेल्स का आना मना था। राइट। अब इस मीटिंग में क्या हुआ? तीनों स्टेट के पास एक एक वोट होते थे। मतलब तीन स्टेट थे ना हमारे पास, तीन स्टेट थे, क्लर्जी, नोबिलिटी, और थर्ड कौन था? थर्ड था यही जिसमें कॉमन पीपल आते थे, फार्मर्स, बिजनेसमैन, मर्चेंट्स एंड ऑल। तो ये तीनों स्टेट्स के पास सिर्फ एक वोट होता था। जैसे देखिए यहाँ इसके 300 मेंबर आए, इसके 300 मेंबर आए, इसके 600 मेंबर आए, बट ये पूरे 300 मेंबर का वोट जो है वो एक वोट काउंट होगा, नोबिलिटी का एक वोट काउंट होगा, और ये जो थर्ड स्टेट था उसका एक वोट काउंट होगा। राइट। क्योंकि यहाँ पर जो वोटिंग सिस्टम हो रहा है वो इनके स्टेट जनरल्स के बीच में हो रहा है। ओके। तो अब ये वोट क्या हुआ कि अब जो थर्ड स्टेट था उन लोगों ने सोचा कि अगर हम टैक्स बढ़ाने की बात करें
और टैक्स बढ़ाने के पक्ष में कौन कौन होगा, क्लर्जी भी होंगे, नोबिलिटी भी होंगे, और इससे क्या हो गया, 2 वोट हो गया, मेजोरिटी हो गया। तो अब ये जो थर्ड स्टेट के लोग थे उन्होंने सोचा कि अगर ये दोनों मिल जाएंगे तो निश्चित ही टैक्स बढ़ेगा, वो तो तय है कि टैक्स बढ़ना है। तो अब इन लोग क्या चाहते थे, थर्ड स्टेट के जो लोग थे, क्योंकि टैक्स तो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को पे करना था, क्लर्जी और नोबिलिटी को तो टैक्स से कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन क्लर्जी और नोबिलिटी जो है वो काफी पैसे वाले थे। उनका जो ये पैसा है, जो रुतबा है, वो कहाँ से बन रहा था, जो थर्ड स्टेट के लोग जो टैक्स दे रहे थे उन्हीं से बन रहा था। तो ये जो थर्ड स्टेट के लोग थे वो क्या चाहते थे कि ये इस पूरे वोटिंग सिस्टम को ही चेंज करना चाहते थे। वो क्या चाहते थे कि एक स्टेट जो है, एक स्टेट एक वोट काउंट को, एक स्टेट कैसा होता था, एक स्टेट को एक वोट काउंट किया जाता था। बट ये इसको चेंज करके किसमें कन्वर्ट करना चाहते थे कि एक मेंबर का एक वोट काउंट हो, राइट, एक मेंबर का एक वोट काउंट हो। अब देखो, क्लर्जी के कितने मेंबर आए थे, 300 मेंबर आए थे, तो अगर इन लोग का सारा वोट वो, किसके फेवर पे जाता है, टैक्स बढ़ाने के, तो 300 300 600 होता है। बट यहाँ पर जो आए थे, इनके पूरे के पूरे 600 मेंबर आए थे, राइट। तो अगर ऐसा नहीं है कि यहाँ पे क्लर्जी के जो लोग थे वो सारे के सारे लोग बेकार थे, कुछ लोग अच्छे भी थे, तो हो सकता है कि वो थर्ड स्टेट के फेवर में भी वोट दे दे। तो इस वजह से ये क्या चाहते थे कि एक मेंबर का एक वोट काउंट किया जाए, ना कि एक स्टेट का एक वोट काउंट किया जाए, राइट। बट इसके लिए क्या हुआ कि किंग जो था उसने इसके लिए मना कर दिया, साफ साफ मना कर दिया कि नहीं, अभी तक जो सिस्टम चलता आ रहा है उसी सिस्टम से वोट जो है वो किया जाएगा। अब क्या हुआ कि ऐसे में थर्ड स्टेट के जो लोग थे वो काफी भड़क गए, और वो सीधे की सीधे, जहाँ वर्साइल्स में जो ये मीटिंग हो रही थी, वो बाहर चले गए और प्रोटेस्ट करने लगे। अब थर्ड स्टेट के जो हेड थे उसने अपने आप को हेड मान लिया, और उसने 20 जून 1789 को एक मीटिंग रखी, राइट। उसने 20 जून 1789 को एक मीटिंग रखी, कहाँ पर, वर्साइल्स के इंडोर स्टेडियम में एक मीटिंग रखी। और वो वहां बैठ के कॉन्स्टिट्यूशन बनाने लगे, कानून बनाने लगे, और कहा जब तक ये नहीं बनेगा हम नहीं जाएंगे। वो वहां पर बैठकर धरना प्रदर्शन करने लगे, प्रोटेस्ट करने लगे। अब ये सब एक्शन को लीड करने वाले कौन थे, ये सब एक्शन को लीड करने वाले जो सबसे पहले एक हेड जो थे वो थे मीराब्यू, और सेकंड जो थे वो थे एबेसीज, ठीक। अब मीराब्यू जो थे, ये कौन से स्टेट के व्यक्ति थे, ही वॉज फ्रॉम सेकेंड स्टेट, मतलब नोबिलिटी के स्टेट थे, ही वॉज बोर्न इन सेकेंड स्टेट। बट देखो फिर भी ये इतने अच्छे इंसान थे, ये थर्ड स्टेट के पक्ष में लड़ रहे थे, एंड ही वॉज द लीडर, ये हेड कर रहे थे उनको। इनफैक्ट जो एबेसीज थे ये भी, सॉरी सॉरी, हाँ नहीं, ठीक, और जो एबेसीज थे ये प्रीस्ट थे, मतलब क्लर्जी वाले, फर्स्ट स्टेट के थे, राइट। और इन्होंने एक बुक भी लिखी, बुक का नाम था व्हाट इज द थर्ड स्टेट, ओके। तो ये दोनों ही जो थे ये लीड कर रहे थे, सोचो, ये फर्स्ट स्टेट के थे और ये सेकंड स्टेट के थे, बट स्टिल दे वेर सपोर्टिंग द पीपल ऑफ थर्ड स्टेट, राइट। और फिर 14 जुलाई 1789 को वो जो इवेंट था, मेन इवेंट था, वो हुआ, और फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो स्टार्ट हो गया, ओके। अब आफ्टर 14 जुलाई 1789, 14 जुलाई 1789 के बाद क्या हुआ, ये अफवाह फैल गई कि सेकेंड स्टेट के लोग जो हैं वो खेत बर्बाद करने के लिए कहा है। क्या अफवाह फैल जाती है लोगों के बीच कि जो सेकेंड स्टेट, मतलब नोबिलिटी, जो पीपल थे, नोबिलिटी पीपल जो थे, वो उन्होंने क्या कहा है लोगों को कि जाओ सारे खेत जो है उसको बर्बाद कर दो। अब इससे क्या हुआ, अब लोगों के अंदर और गुस्सा अब भर गया कि नोबिलिटी पर्सन के प्रति जो था उनके मन में बहुत ज्यादा गुस्सा भर गया। तो सारे के सारे जो थर्ड स्टेट के पर्सन थे वो क्या किए, सीधे गए और नोबिलिटी पे अटैक कर दिया, और पूरे इंपॉर्टेंट पेपर्स जो है उनके घर से वो लेकर आ गए, मतलब जितने भी जमीन के कागजात थे, सारे के सारे फार्मर्स और ये जो भी थे थर्ड स्टेट के पीपल जो भी थे, वो नोबिलिटी के घर गए, अटैक कर दिया उन्होंने, और उनके जितने भी जरूरी कागजात थे, इंपॉर्टेंट पेपर्स थे लैंड के, वो सारे वो उनके घर से लेकर आ गए, ठीक। अब इस इवेंट से क्या हुआ कि जो लुइस 16 था, वो उसने अपने घुटने टेक दिए, वो बोले कि ठीक है भाई, अब तुम ही लोग ले लो सब कुछ, मुझे जिंदा रहना है, मुझे कुछ मत करो। उसने घुटने टेक दिया, और उसने फर्स्ट स्टेट से जमीन लेकर पूरी की पूरी थर्ड स्टेट को दे दी। यहाँ पर उसने अपनी हार मान ली, और
जो फर्स्ट स्टेट से उसने क्या किया, जमीन लेकर थर्ड स्टेट को दे दी। ये सब कब हुआ, ये सब हुआ 4 अगस्त 1789 को, 4 अगस्त 1789 को। 14 जुलाई 1789 को लोगों का गुस्सा फूटा, उन्होंने आंदोलन किया, क्रांति करी, पूरा इधर उधर तोड़ फोड़ बहुत कुछ हुआ। और फिर 4 अगस्त 1789 को जो है लुइस 16 ने अपने घुटने टेक दिए, और फर्स्ट स्टेट फर्स्ट के पास जितने भी जमीन के कागजात थे वो उनको थर्ड स्टेट को दे दिए। ओके, अब इससे क्या हुआ कि अब फ्रांस जो था वो मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में कन्वर्ट हो गया। इट मींस व्हाट कि राजा का जो शासन था वो खत्म हो गया। अब यहाँ पर क्या हुआ कि अब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ गई। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब क्या हुआ कि कोई एक इंसान ही इस देश को चलाएगा, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशंस लोगों ने बनाए हैं, जो सारे फिलोसोफर्स अच्छे अच्छे लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखे पूरे नियम कानून के साथ, मतलब उसकी मनमर्जी नहीं चलेगी। ठीक, मतलब जो नियम कायदा कानून जो है उसके हिसाब से वो रूल करेगा, इस तरीके से। तो नाउ मोनार्की हैज बीन कन्वर्टेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। और फिर नेशनल असेंबली बनी 1791 में, ताकि किंग का पावर जो है वो पूरी तरीके से कम हो जाए, और धीरे धीरे कम होते होते वो एक तरीके से खत्म हो जाए। और इसके बाद गवर्नमेंट जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। एक था आपका लेजिस्लेटिव, जो कि रूल्स बनाने का काम करता था, राइट, जैसे इंडिया में पार्लियामेंट है, राइट। और एग्जीक्यूटिव, जो रूल्स बनता है उसको फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जैसे इंडिया में जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, राइट, वो एग्जीक्यूटिव के पार्ट होते हैं। और फिर आता है जुडिशरी, जो फॉलो ना करे उसे जुडिशरी, जैसे कोर्ट हो गया, ठीक, उसमें जो है उसको जुडिशरी देखती है। ओके, तो इस तरीके से 3 पार्ट्स में गवर्नमेंट जो है वो डिवाइडेड हो गई, राइट। अब सवाल ये उठता है कि नेशनल असेंबली जिसका जो कि कब बना, 1791 में बना, तो वहां पर लोग सिलेक्ट कैसे होते थे नेशनल असेंबली का मेंबर बनने के लिए, लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव जुडिशरी, इसमें सिलेक्ट होने के लिए लोग कैसे सिलेक्ट होते थे, लोग है ना, मेंबर कैसे बनते थे। तो उस टाइम पे देयर वर 4 मिलियन पीपल हु वेर अलाउड टू वोट, मतलब 40 लाख लोग थे जिनको परमिशन था कि वो वोट कर सकते हैं, राइट। और ये जो 4 मिलियन पीपल है, ये 15,000 इलेक्टर्स चूज करते थे, और एक जज, और 15,000 इलेक्टर्स वोटिंग के थ्रू 745 नेशनल असेंबली मेंबर्स चूज करते थे। मतलब ये पूरा का पूरा एक तरीके से एक दूसरे के साथ लिंक्ड था। कैसे, देखो, जैसे 4 मिलियन पीपल्स हैं, ठीक, तो इन्हीं को अलाउड है कि वो क्या करेंगे, वोट करेंगे। वोट क्या क्राइटेरियाज होती थी वो हम आगे देखेंगे। फिलहाल इतना समझो कि उस टाइम पे 4 मिलियन लोगों अलाउड थे जिनको वोट करना था। और ये जो 4 मिलियन पीपल है वो 50,000 इलेक्टर्स को चूज करते थे। कितने इलेक्टर्स को, 15,000 इलेक्टर्स को। ओके, और एक जज, और 50,000 इलेक्टर्स वोटिंग के थ्रू एक जज हो गया, ठीक, एक जज प्लस 50,000 इलेक्टर्स के थ्रू 745 मेंबर्स जो है वो सिलेक्ट होते थे। ये मतलब एक जज और 15,000 इलेक्टर्स, ये दोनों मिलकर 745 मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली जो है उनको चूज करते थे, और ये जो किंग है उसको कंट्रोल करते थे, राइट। मतलब क्योंकि अब मोनार्की जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में कन्वर्ट हो गई, तो ये जो कोई एक तो होगा ना हेड ऑफ द कंट्री, जैसे हमारे यहाँ प्रेसिडेंट सर होते हैं, प्राइम मिनिस्टर सर होते हैं, राइट। प्रेसिडेंट सर इज द हाईएस्ट पोस्ट, राइट, वो सब मतलब वो एक तरीके से राजा है हमारे देश के, ठीक। तो अब वहां पर क्या हुआ कि अब वो जो है ये अब वो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को देखकर, मतलब 745 मेंबर्स जो है वो चूज करते थे, और ये जो है किंग वो कंट्रोल करते थे, उनको कंट्रोल करते थे। अब जिस किंग के पास सिर्फ वीटो पावर बचा है, ठीक, जिसमें ये था कि किंग के परमिशन के बिना कुछ नहीं होगा, ये नेशनल असेंबली थर्ड स्टेट में भी कंट्रोल रखती थी, राइट। वीटो पावर का जो था, मतलब जिस किंग के पास सिर्फ और सिर्फ वीटो पावर बचा था,
मतलब क्या हुआ, वीटो पावर का मतलब क्या हुआ कि जिसमें किंग के परमिशन के बिना कुछ नहीं होगा। ये अब वो रूल तो खत्म हो गया था कि किंग के परमिशन, ये कब कौन ध्यान रखता था, नेशनल असेंबली ध्यान रखती थी और थर्ड स्टेट में भी कंट्रोल रखती थी। ओके, अब वो 4 मिलियन पीपल कौन थे, जैसा कि हमने अभी देखा कि वोटिंग जब होती थी तो कौन करते थे, 4 मिलियन पीपल, ओनली 4 मिलियन पीपल्स वेर अलाउड टू वोट। तो ये 4 मिलियन पीपल कौन थे, कौन वोट कर सकते थे, जो वोट डाल सकते थे उन्हें एक्टिव सिटीजन कहा जाता था। ध्यान रखिएगा, जो वोट डाल सकते थे उन्हें क्या कहा जाता था, दे वेर कॉल्ड एज एक्टिव सिटीजन। ओके, एक्टिव सिटीजन कहते थे। और एक्टिव सिटीजन की रिक्वायरमेंट क्या थी, जेंडर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ मेल, सिर्फ और सिर्फ मेल ही क्या कर पाएंगे, वोट डाल पाएंगे, ओनली मेल, फीमेल्स वेर नॉट अलाउड टू वोट। और उनकी एज क्या होनी चाहिए, 25 प्लस होनी चाहिए उनकी एज। ठीक, उनकी एज 25 प्लस होनी चाहिए, प्लस टैक्स पेयर होना चाहिए। और टैक्स भी कैसे, मतलब सपोज कि एक मजदूर की एक दिन की कमाई 100 रुपए होती है, तो उसे 3 गुना टैक्स पे करता है। अगर वो 3 गुना टैक्स पे करता है तो सिर्फ और सिर्फ वही वोट डाल सकता है। इट मीन्स वॉट, कि इस 4 मिलियन पीपल जो कि वोट डाल सकते हैं उस कैटेगरी के अंदर कौन आ सकता था, पहला कि वो तो आदमी होना चाहिए, मेल होना चाहिए, 25 प्लस होना चाहिए, प्लस वो 3 गुना टैक्स पे करता हो। 3 गुना टैक्स का मतलब, सपोज एक मजदूर है, उस एक मजदूर की एक दिन की कमाई 100 रुपए है, बट वो एक दिन के हिसाब से 300 रुपए टैक्स जमा करता है। एक दिन की कमाई 100 रुपए है लेकिन वो 300 रुपए टैक्स जमा करता है, मतलब 3 गुना। तब जाके वो किस इस 4 मिलियन के अंदर आता और वो वोट कर सकता है। ओके, अब सवाल उठता है कि कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या था। तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या था, राइट टू स्पीच, राइट टू लिव, राइट टू इक्वालिटी, राइट, ये सब जो राइट्स थे वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर थे, कि जो राइट टू स्पीच, राइट टू लिव, अपने मन मर्जी से जी सकते हो, सबको इक्वालिटी है, एकता है, सब मतलब इक्वालिटी मतलब सबको बराबर हक दिया गया है। ओके, अब इस राइट को प्रोटेक्ट करने का काम किसका था, गवर्नमेंट के ऊपर था। ये सारे राइट्स जो आपको मिले थे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे थे, राइट टू स्पीच, राइट टू लिव एंड राइट टू इक्वालिटी, इस राइट को प्रोटेक्ट करने का काम गवर्नमेंट के ऊपर था। अब लुईस 16 ने कॉन्स्टिट्यूशन में साइन तो किया, पर पर्शिया के राजा के साथ कुछ प्लान करने लगा। देखो अब यहाँ पे लुईस 16 ने क्या किया, वो उस समय घुटने टेक दिया था, उसने सारे जमीन के कागजात दे दिए, बोला ठीक है तुम जैसा कहोगे वैसा ही होगा। अब यहाँ पर जो राजा था वो कॉन्स्टिट्यूशनल के हिसाब से चल रहा था। लुईस 16 ने कॉन्स्टिट्यूशनल पे साइन भी कर दिया, बट अभी भी देखो उसके दिमाग में षड्यंत्र चल रहा है। ठीक है, अभी भी वो क्या कर रहा है, पर्शिया के राजा के साथ वो मिल गया और उसके साथ मिलकर कुछ तिगड़मबाजी करने लगा, षड्यंत्र बनाने लगा कि कैसे वापस से लुईस 16 को पावर मिल जाए। राइट, वो फिर से सारी चीजों को खत्म करके कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को खत्म करके मोनार्की चाहता था। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि फ्रांस की जो नेशनल असेंबली है उसने पर्शिया और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लड़ाई की घोषणा कर दी। अब फ्रांस जो था, फ्रांस की जो नेशनल असेंबली थी, राइट, अब उसको इस बारे में पता चला कहीं से कि लुईस 16 तो ऐसा ऐसा काम कर रहा है, पर्शिया के साथ मिल गया है। तो उसने क्या किया कि पर्शिया और ऑस्ट्रिया वो क्या थे, वो फ्रांस के सपोर्टर थे, वो उनका सपोर्ट करते थे। तो उसने क्या किया, जो फ्रांस की जो नेशनल असेंबली थी उसने पर्शिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ लड़ाई की घोषणा कर दी। और कब की, अप्रैल 1792 में। ओके, अब इस लड़ाई के कारण फ्रांस में क्या हुआ, अब इस यहाँ पर लड़ाई हो रही थी काफी, तो इस लड़ाई के कारण फ्रांस के जो 1,000 लोग जो हैं उन्होंने क्या कर लिया, फौज ज्वाइन कर ली, आर्मी ज्वाइन कर ली, फ्रांस की आर्मी ज्वाइन कर ली। क्यों, क्योंकि अब लड़ाई हो रही है तो फौजी भी तो चाहिए ना लड़ने के लिए। तो उन्होंने क्या किया, एक लगभग 1,000 लोग जो है उन्होंने फौज ज्वाइन कर ली। और फ्रांस के मेन जो फ्रांस जो था, जब लोग अब जब फौज को ज्वाइन करने लगे तो लोगों के अंदर देशभक्ति पैदा करने के लिए फ्रांस में क्या हुआ, नेशनल सॉन्ग, देशभक्ति सॉन्ग जो है वो क्रिएट किया गया। राइट, और जिसने दिया जो देशभक्ति सॉन्ग था, दैट इज योर मार्सिला, ये आज भी वहाँ का देशभक्ति सॉन्ग है। और जिसने दिया वो था जो रॉजर। ओके, जो आज भी फ्रांस का नेशनल एंथम है। और वॉर में जाने के बाद, अब जब देखो 1,000 लोग जो थे वो वॉर में चले जा रहे, तो उस घर की जो पूरी जिम्मेदारी थी वो किन पर आ गई,
वो घर की महिलाओं पर आ गई, घर की औरतों पर आ गई। ओके। अब क्या हुआ कि यहाँ पर अब ये सब हो रहा है, लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, बट साइड बाय साइड जो लोग फौज फौज ज्वाइन नहीं किए थे, जिन्होंने आर्मी ज्वाइन नहीं करी थी, उन्होंने क्या किया, एक पॉलिटिकल क्लब स्टार्ट किया। राइट, पॉलिटिकल क्लब वॉज स्टार्टेड बाय मिडिल क्लास, जो कि ना बहुत ज्यादा अमीर नहीं है, बहुत ज्यादा गरीब भी नहीं है, बट एजुकेटेड पीपल हैं और मिडिल क्लास के लोग हैं। तो इन्होंने क्या किया, पॉलिटिकल क्लब स्टार्ट किया, पॉलिटिकल पार्टी स्टार्ट की, और जिनको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट था वो इस पॉलिटिकल क्लब को ज्वाइन कर लेते थे। तो जो सबसे फेमस क्लब था वो था जकोबिया। जो सबसे फेमस क्लब था वो था जकोबिया, JACOBIA, जकोबिया। जकोबिया वॉज द वेरी फेमस पॉलिटिकल क्लब। और इसमें कौन कौन थे, जैसे कॉबलर हो गए, मोची, शॉपकीपर लोग थे इस क्लब, राइट। तो ऐसे लोग थे जो कि इस पॉलिटिकल क्लब का हिस्सा थे। और इस क्लब का हेड कौन था, मैक्सिमिलियन। ही वॉज द हेड ऑफ दिस क्लब, मैक्सिमिलियन रॉबespierre। और उस टाइम क्या हुआ था, उस टाइम पे खाना, जो फूड था उसके दाम काफी बढ़ गए थे, जिससे लोग ऑलरेडी बहुत ही गुस्से में आ गए थे और राजा पे, क्योंकि राजा ने क्या किया, वो कहीं ना कहीं षड्यंत्र बना रहा था। और उसी षड्यंत्र की वजह से ही क्या हुआ, युद्ध हुआ, वॉर हुआ, राइट। और इस वजह से क्या हुआ, वॉर, अगर राजा षड्यंत्र नहीं बनाता तो ना ये वॉर होता और ना फूड की जो प्राइसेस है उस पर हाइक आता, राइट। तो अब क्या हुआ, 10 अगस्त 1792 में उन्होंने लुईस 16 पर हमला किया और उसे जेल में डाल दिया। जैसे ही लोग, पॉलिटिकल पार्टीज जो थी, जकोबिया के लोग जो थे, काफी सारी पॉलिटिकल पार्टीज थी, उनके बीच ऑलरेडी बहुत गुस्सा था, क्योंकि वॉर की वजह से फूड की प्राइसेस जो थी उसमें काफी हाइक आ चुका था। और ये सब किसकी वजह से आया, लुईस 16 की वजह से, ये क्योंकि उसने षड्यंत्र बनाया और लोगों, नेशनल असेंबली को पता चल गया, राइट। तो अब उन लोगों ने क्या किया, लुईस 16 पे हमला किया और 10 अगस्त 1792 में उसको जेल में डाल दिया। अब कोई हेड ऑफ गवर्नमेंट नहीं था, ठीक। तो अब हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन था, पहले लुईस 16 ही था, बट अब वो क्या कर रहा था, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के हिसाब से चल रहा था। अब जैसे ही उसको लोगों ने पकड़ के जेल में डाल दिया, तो अब क्या हुआ कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट तो कोई भी नहीं है। तो अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने इलेक्शन करवाया, ठीक। और अब इस इलेक्शन में क्या हुआ कि जो 21 साल से ज्यादा हैं, दे वेर अलाउड टू गिव द वोट। क्यों, क्योंकि अब वोटर्स की संख्या बढ़ानी थी, ठीक। तो उन्होंने क्या किया कि जो पहले क्या था कि 25 प्लस के ही जो व्यक्ति थे सिर्फ वही वोट डाल सकते थे, राइट। बट अब क्या हुआ कि अब जो 21 साल से ज्यादा के लोग हैं वो भी क्या कर सकते हैं, वो वोट डाल सकते हैं। ओके। तो अब क्या हुआ कि वोटिंग के बाद जो नई असेंबली चली चालू हुई, उसका नाम था कन्वेक्शन। ओके। वोटिंग के बाद जो नई असेंबली चालू हुई, नेशनल असेंबली से, अब वो किस में कन्वर्ट हो गया, कन्वेक्शन में, ठीक। किस में कन्वर्ट हो गया, इट गॉट कन्वर्टेड टू कन्वेक्शन। ओके, कन्वेक्शन। और इसकी शुरुआत कब हुई, 21 सितंबर 1792 में। ओके, 21 सितंबर 1792 में। और फ्रांस से मोनार्की खत्म हुई, और अब मोनार्की, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की, ये सब खत्म हो गया। अब वो किस में कन्वर्ट हो गया, इट गॉट कन्वर्टेड टू रिपब्लिक। अब फाइनली लोगों के जो डिमांड्स थे, जो वो चाहते थे, अब वो किस में कन्वर्ट हो गया, रिपब्लिक कंट्री में कन्वर्ट हो गया। अब 21 जैन को लुईस 16 को जो है मार दिया गया, और कुछ दिन बाद उसकी वाइफ को भी मार दिया गया। ओके। 21 जनवरी को जो लुईस 16, जो 10 अगस्त 1792 में जो जिसको बंदी बना लिया गया था और उसे जेल में बंद कर दिया गया था, 21 जनवरी 1793 को उसे मार दिया गया, और कुछ दिन बाद उसकी वाइफ को भी मार दिया गया। अब हेड ऑफ द गवर्नमेंट किसे बनाया गया, हेड ऑफ द गवर्नमेंट बनाया गया मैक्सिमिलियन भाई साहब को 1793 में, क्योंकि ये जकोबिया जो कि काफी फेमस पॉलिटिकल क्लब थे, जैसे अभी हमारे हमारे जैसे भाजपा हो गया, कांग्रेस हो गया, राइट। ये सारे क्या है, पॉलिटिकल क्लब है। तो उस टाइम पे बहुत ही फेमस पॉलिटिकल क्लब हुआ करता था जैकोबिया। तो जैकोबिया के जो हेड थे मैक्सिमिलियन, उन भाई साहब को 1793 में हेड ऑफ द गवर्नमेंट बनाया गया। बट अब देखो, इनका भी रवैया देखो,
जब इन्हें 1793 में हेड ऑफ द गवर्नमेंट बनाया गया, जब इलेक्शंस हुए, राइट, उसी टाइम पे इन्हें हेड ऑफ द गवर्नमेंट बनाया गया। और 1793 से 1794 तक का जो समय था, वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में रेन ऑफ टेरर के नाम से जाना जाता है। रेन ऑफ टेरर मतलब, जब मैक्सिमिलियन बना, पहले तो वो लोगों के सामने काफी जी अच्छे से रहता था, अच्छे से सारे सबके काम करता था, लेकिन जैसे ही उसको पावर मिला, तो अब उसका जो भय है वो लोगों के बीच बढ़ता चला गया। क्यों? क्योंकि मैक्सिमिलियन काफी स्ट्रिक्ट था, बहुत स्ट्रिक्ट था, और उसके रूल्स भी और पनिशमेंट भी बहुत स्ट्रिक्ट हुआ करते थे, राइट। और उसने क्या किया कि वो सब जो है उसने स्टेट को दे दिया। मैक्सिमिलियन जिससे भी अपराधी चुनता, राइट, जिसे भी अपराधी चुनता, अगर वो कोर्ट में सच साबित होता, तो उसे गुलेटिन कर देता था। सपोज कोई जो है कोई केस करते हुए उसने कुछ गलत काम किया, अपराधी साबित हो गया, उसका अपराध जो है वो प्रूफ हो गया कोर्ट में, तो वो सीधा उसे गुलेटिन कर देता था। गुलेटिन क्या था? वो एक तरीके का डिवाइस था टू गिव पनिशमेंट। मतलब उसमें क्या होता था कि उसे सर रखते थे, और फिर उसका सर काट देते थे। एक सेकेंड, जो वो है, उसमें शायद उसकी फोटो है, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। जो मेन स्क्रीन है, ये देखिए, ये इस तरीके से, ये यहाँ पर जो है दिस इज गुलेटिन। ये, तो ये क्या करता था, ये मैक्सिमिलियन करता था, ठीक। तो गुलेटिन कर देता था, तो अब देखो वो सोचो कितना क्रूर होगा वो। तो इस वजह से क्या हुआ कि उसको रेन ऑफ टेरर भी कहते हैं। ओके। अब क्या हुआ, सर काट देता था। अब क्या हुआ कि लोग जो हैं, अब उससे भी नाराज होने लगे, लोगों के अंदर काफी गुस्सा होने लग गया, काफी गुस्सा भर गया किसके प्रति, मैक्सिमिलियन के प्रति, राइट। क्यों? अब लोगों के अंदर क्यों गुस्सा थे, लोग उससे क्या, वो और क्या क्या करता था, ठीक। एक तो पहले कि वो बहुत स्ट्रिक्ट था, प्लस वो क्या करता था, उसने सबकी सैलरी जो है, उस सबकी सैलरी वेजेस जो है उस पर जो है लिमिट लगा दी। लिमिट लगा दी का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई जैसे कोई वर्कर है, अगर वो ओवर टाइम भी कर रहा है, तब भी उसको उसका पेमेंट नहीं मिलेगा, ठीक। अब जैसे मीट और ब्रेड है, राइट, उस पे भी उसने लिमिट, सॉरी, उसमें भी उसने लिमिट लगा दी। कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल कि 5 लोगों का परिवार है, ठीक। 5 लोगों के परिवार पे 5 पैकेट ब्रेड की खपत होती है, ठीक। अब उनको जितना ब्रेड की जरूरत पड़ती है, दैट इज 5 पैकेट्स ऑफ ब्रेड। बट उसने क्या लिमिट लगा दिया कि एक परिवार को सिर्फ और सिर्फ 3 पैकेट मिलेंगे ब्रेड के, चाहे उसमें 10 लोग हो, चाहे 7 लोग हो, चाहे कितने भी लोग हो। तो इस तरीके से उसने क्या किया कि सारे प्रोडक्ट्स में उसने लिमिट लगा दी। ओके। अब फार्मर्स जो है, उनको अपने प्रोडक्ट जो है फिक्स रेट पे ही सेल करना होगा, फिक्स रेट पे ही। जो गवर्नमेंट ने जो रेट रखा है उसी रेट पे सेल करना है उसको, ना वो ज्यादा नहीं कर सकता, कम तो करेगा ही नहीं, लेकिन वो ज्यादा रेट पे नहीं बेच सकता। इनफैक्ट क्या हुआ, और उसने क्या किया, जो व्हाइट व्हीट ब्रेड होता है, ये गेहूं का ब्रेड, व्हाइट व्हीट ब्रेड, वो काफी कॉस्टली था। तो उसने क्या किया, उसकी प्रोडक्शन ही बंद करवा दी, ठीक। बोला कि नहीं, लोग जो है वो सस्ता वाला ब्रेड ही खाएंगे, क्योंकि व्हाइट व्हीट ब्रेड के प्रोडक्शन में काफी ज्यादा पैसा खर्च होता था, राइट। और क्या हुआ कि उसके बदले उसने इक्वालिटी ब्रेड ले आई जो सबको खानी पड़ती थी, और महंगा ब्रेड जो है उसकी प्रोडक्शन ही बंद करवा दी, पैसे बचाने लग गया। तो इस वजह से भी लोग जो थे वो गुस्सा हो गए थे, बहुत ही ज्यादा गुस्सा था लोगों के अंदर, राइट। अब और क्या किया उसने, फ्रेंच में पहले क्या था कि जो फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट थे, तो थर्ड स्टेट के लोग जो हैं वो फर्स्ट और सेकंड स्टेट को सर और मैम करके बुलाते थे। बट बाद में उसने क्या किया, उसने सिटीजन बुलवाने की शुरुआत की, ठीक। उसने क्या कहा कि कोई किसी को सर और मैम नहीं कहेगा, सिटीजन कहेगा। इनफैक्ट उसने क्या किया, उसने सारे चर्चेस बंद करवा के ऑफिस ओपन करवा दिया, राइट। उसने सारे क्या कर दिया, उसने चर्चेस बंद करवा के ऑफिसेज ओपन करवा दिए, ठीक। उसके बाद क्या आया, उसके बाद आया स्लेवरी वाला इशू, गुलाम वाला जो इशू था वो वाला इशू आया। तो यहाँ पर क्या हुआ कि फ्रेंच ने गुलामी बंद कर दी थी, ठीक। फ्रांस ने जो है उसने गुलामी बंद कर दी थी। फ्रांस के कॉलोनी जो थे, ग्वाडेलोप
ठीक, सेंट डोमिंगो, मार्टिनिक, ये सब क्या थे, ये कैरिबियन रीजन में आते थे। दे वेर द कॉलोनीज ऑफ फ्रांस, फ्रेंच में इनका नाम है, इस वजह से थोड़ा अजीब सा है। ठीक, तो यहाँ से क्या हो रहा था कि यहाँ से उन्हें कॉफी, टी, टोबैको, शुगर मिलती थी इन रीजन से, जो कि कैरिबियन रीजन के थे। अब क्या हुआ कि ये जो यूरोपियन थे, उनके कैरिबियन में काम नहीं करना चाहते थे। ठीक, जो यूरोपियन थे वो इन्हें कैरिबियन में काम नहीं करना चाहते थे, तो कैरिबियन में लेबर की शॉर्टेज हुई, और उसके लिए क्या हुआ, ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड की शुरुआत हुई। किसकी शुरुआत हुई, ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड की, क्योंकि यहाँ के जो कैरिबियन में जो यूरोपियंस थे वो काम करना नहीं चाहते थे। अब वो काम करना नहीं चाहते थे तो लेबर्स जो थे उनकी शॉर्टेज होने लग गई, और इस शॉर्टेज को देखते हुए किसकी शुरुआत हुई, ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड की शुरुआत हुई। ये सब कब की बात हो रही है, मैक्सिमिलियन के जब जब मैक्सिमिलियन राज करता था, उसी के अंदर जब ही वॉज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, तभी ये सारे काम हो रहे थे। ठीक, अब इस ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड में क्या हुआ, ट्रायंगुलर ट्रायंगुलर मतलब तीन लोग इन्वॉल्व थे इसमें। इट वॉज बिटवीन यूरोप, अफ्रीका एंड फ्रांस। ठीक, एंड इट वॉज स्टार्टेड इन 17th century। तो यहाँ पर क्या हो रहा था कि फ्रांस जो है, फ्रांस मर्चेंट जो है, वो क्या करता था, फ्रांस फ्रांस का जो मर्चेंट था, ही वॉज बॉर्डियू नांटेस, बॉर्डियू नांटेस। ओके, ही वॉज अ फ्रांस मर्चेंट। और अफ्रीका का कौन था, चीफटेन। अफ्रीका का कौन था, चीफटेन। Notes will be provided, but still you have to make your own notes. Okay, तो chieftain was the head merchant of Africa. फ्रांस का head merchant कौन था, बॉर्डियो एंड नांटेस। ओके, अब क्या हुआ कि जो chieftain head merchant था वो क्या करता था, slaves को लेकर बॉक्स में डाल के ले जाता था। सोचो, वो क्या करता था, स्लेव्स को लेकर बॉक्स में डाल के ले जाता था, एंड इट टुक 3 month टू जर्नी। 3 महीने तक स्लेव्स जो थे वो बॉक्स में बंद रहते थे, क्योंकि उस टाइम पे एरोप्लेन तो नहीं हुआ करता था ना, तो वो कहीं या तो वो रोड के थ्रू ले जा रहा है या वो सी के थ्रू ले जा रहा है, तो 3 महीने लग जाते थे, और 3 महीने तक जो स्लेव्स थे वो बॉक्स में ही बंद कर देते थे। और फिर वो उन्हें प्लांटेशन ओनर को दे देते थे, जिनके पास बहुत सारी जमीन होती थी। जैसे प्लांटेशन ओनर का मतलब उन्हें क्या चाहिए था, जो कॉफी, टी, टोबैको, शुगर, यही सब, राइट। तो जो प्लांटेशन ओनर थे, जिनके पास बहुत सारी जमीन होती थी, वो उनको दे दिया करते थे। ओके, अब प्लांटेशन ओनर जो थे, उनको बहुत सारे स्लेव्स की जरूरत थी, ताकि वो फील्ड में क्या कर सके, काम कर सके। और स्लेव्स कौन प्रोवाइड करता था, दे वर प्रोवाइडेड बाय फ्रेंच मर्चेंट। फ्रेंच मर्चेंट कौन थे, बॉर्डियो और नांटेस। और फ्रेंच मर्चेंट को कौन प्रोवाइड करता था, चीफटेन, ही वाज द हेड मर्चेंट ऑफ अफ्रीका, राइट। अब 18th सेंचुरी में क्या हुआ, 18th सेंचुरी में नेशनल असेंबली के टाइम पर स्लेव ट्रेड पर चर्चा होने लगी। जब नेशनल असेंबली था, तो उस टाइम पे स्लेव ट्रेड के बारे में बातचीत हो रही थी कि स्लेव ट्रेड जो होता है वो सही है या नहीं है, मतलब गुलामों का जो सौदा होता है, एक जगह से जब दूसरी जगह उन्हें ऐसे डब्बों में बंद करके ले जाया जाता है, तो क्या ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है। तो उस टाइम पे जो जकोबिया था, ठीक, जकोबिया कौन था, जो कि बहुत ही फेमस पॉलिटिकल पार्टी था, तो जकोबिया के लोगों ने इसे बंद नहीं किया, और क्या बोलते हैं, उन्होंने क्या किया इस पर, इसे बहुत सारे बिजनेसमैन की कमाई होती थी, उन्होंने इसे बंद नहीं किया। क्यों बंद नहीं किया, क्योंकि इससे बहुत सारे बिजनेसमैन की कमाई होती थी। बट कन्वेक्शन कन्वेक्शन क्या था, जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी, तो कन्वेक्शन ने इसे 1794 में फ्रेंच कॉलोनी में फ्री करने का ऑर्डर दे दिया, जिससे स्लेवरी जो है वो बंद हुई। ठीक, जैकोबिया ने इसे बंद करने के लिए नहीं कहा था, लेकिन जब कन्वेक्शन बना, तो कन्वेक्शन ने 1794 में इसे फ्रेंच कॉलोनी में फ्री करने का ऑर्डर दे दिया, जिससे स्लेवरी बंद हुई, लेकिन 10 साल बाद। ओके, फिर क्या हुआ, यहाँ पर किसकी एंट्री होती है, नेपोलियन की एंट्री होती है। अब नेपोलियन जैसे ही आया, नेपोलियन ने वापस स्लेवरी की शुरुआत की, और फाइनली 1846 में स्लेवरी जो है वो बंद हो गई। ओके, 1846 में जो है स्लेवरी जो है वो बंद हो गई। ठीक, अच्छा, अब फिर बात आती है मैक्सिमिलियन एंड द रीजंस बिहाइंड हिज डेथ। तो ये सारे जो रीजंस थे वो यही थे कि मैक्सिमिलियन को, अब जब मैक्सिमिलियन का टाइम था, तब उसने बहुत सारे क्लब जो है वो बंद करवा दिए। ठीक, बहुत सारे क्लब्स जो है उसने बंद करवा दिए,
और फिर क्या हुआ, एट लास्ट कोर्ट ने इसे 1794 में गुलिटिन की सजा दी। किसे? मैक्सिमिलियन, क्योंकि देखिए वो बहुत सारे गलत काम कर रहा था। उसका इनफैक्ट स्लेवरी में भी काफी ज्यादा उसका हाथ था, राइट। तो एक तरीके से उसका बहुत सारा मतलब उसने किया। इनफैक्ट जब वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट था, तो उससे पूछे बिना आप ना तो क्या बोलते हैं, जो न्यूज़पेपर होता है, जो मैगजीन्स होता है, उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते थे, राइट। आप उसके बिना, उसके परमिशन के बिना आप कुछ भी छाप नहीं सकते थे। तो ऐसे बहुत सारे केसेस थे, और इस वजह से क्या हुआ कि लास्ट में कोर्ट ने इसे 1794 में गुलिटिन की सजा दी। ठीक। अब एट लास्ट वुमेन्स इन फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में वुमेन का क्या रोल था, उन पे क्या, उनके साथ क्या क्या हुआ, वो देखते हैं। जो फर्स्ट और सेकेंड स्टेट के वुमेन थे, दे वेर अलाउड टू गो स्कूल, वो स्कूल जा सकते थे। लेकिन थर्ड स्टेट जो थे, दे यूज टू बाय फ्लावर्स, मतलब वो क्या करते थे, वो, सॉरी, दे यूज टू सेल फ्लावर्स, वो फूल बेचा करते थे, एंड दे वर्कड एज अ सर्वेंट। सो दे opened a club known as the Society of Revolutionary and Republic Women. ओके। तो ये जो थर्ड स्टेट के लोग थे, उन्हें ना तो पढ़ने दिया जाता था, ना कुछ करने दिया जाता था। इनफैक्ट जो वो थे, वो फूल बेचा करते थे, एंड दे वर्कड एज अ सर्वेंट। और इस वजह से उन्होंने अपना खुद का क्लब ओपन किया, जिनका नाम क्या रखा गया, द सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन। ओके। अब जो डिमांड था वुमेन का, डिमांड्स ऑफ वुमेन वेयर, कि उस टाइम पे वुमेन्स की क्या डिमांड थी, दे वांट पॉलिटिकल राइट्स, उनको पॉलिटिकल राइट्स चाहिए थे। इट मींस दे वांट राइट टू वोट, उन्हें भी वोट वोट करना था, क्योंकि वोटिंग राइट सिर्फ और सिर्फ उनके पास थी, सिर्फ और सिर्फ मेल के पास थी। दे वांटेड टू बी अ लेजिस्लेटिव मेंबर, वो लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर, असेंबली का मेंबर बनना चाहते थे, राइट। बट जैसे ही उन्होंने अपना रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया, तो गवर्नमेंट ने कुछ लॉज पे चेंजेस किए, और उन्होंने वुमेन के लिए भी, गवर्नमेंट ने वुमेन के लिए भी लॉज बनाए। दे मेड स्टेट स्कूल एंड कंपलसरी फॉर ऑल गर्ल्स, उन्होंने एजुकेशन जो है सारे स्टेट की गर्ल्स के लिए उन्होंने कंपलसरी कर दी। तो देखो ये बहुत ही अच्छा काम हुआ कि जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के सिर्फ वुमेन्स थे, सिर्फ दे वेर अलाउड टू गो स्कूल, राइट। उन्हें उसी स्टेट के गर्ल्स जो हैं, ओनली दे वेर अलाउड टू गो स्कूल। बट गवर्नमेंट ने एक नया रूल बनाया, और उन्होंने स्टेट स्कूल्स बनवाए, और एजुकेशन जो है वो सारी गर्ल्स के लिए कंपलसरी कर दी। नो फोर्सफुल मैरिज, फोर्सफुल मैरिज को उन्होंने अबॉलिश किया। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज रजिस्टर, अगर किसी की शादी हो रही है तो उसको रजिस्टर कराना बहुत जरूरी था, ठीक। फिर डाइवोर्स वाज नाउ लीगल, डाइवोर्स उस टाइप पे लीगल नहीं था। तो कोई भी किसी को, अगर सपोज किसी पति पत्नी का झगड़ा हुआ, तो वो पत्नी जो है वो पति को छोड़कर नहीं जा सकती थी, ठीक। तो उस पर एक दबाव बना रहता था। बट गवर्नमेंट ने लॉ बनाया कि डाइवोर्स वाज नाउ लीगल, लीगल हो गया वो। एंड वुमेन्स वेर ट्रेन्ड टू स्टार्ट अ स्मॉल बिजनेस, वो अपना खुद का स्मॉल बिजनेस जो है वो शुरू कर सकती थी। बट दे डिडंट गेट पॉलिटिकल राइट्स एंड राइट टू वोट, मेंबर्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली, ये उन्हें नहीं मिला। बट एटलीस्ट बहुत सारे उनकी जो सोसाइटी है उसमें चेंजेस किया गया। जब मैक्सिमिलियन का टाइम था, तब उसने सारे क्लब जो है वो उसने वो बंद करवा दिए थे। तो वहां पर क्या हुआ था, बैंड इन पॉलिटिकल राइट्स, राइट। तो वहां पर जो पॉलिटिकल राइट्स था उसने उसने बंद करवाया। इनफैक्ट जो हेड ऑफ द वुमेन था, जो हेड ऑफ द वुमेन थी, पॉलिटिकल क्लब की जो हेड ऑफ द वुमेन थी, शी गॉट किल्ड। और एट लास्ट उन्हें 1946 में राइट टू वोट जो है वो मिल गया, 1946 में, ठीक, 1946 में दे गॉट right to vote. Okay, so with this we end this chapter, and इसके जो नोट्स हैं वो मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी। बट इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ, स्कूल मेट्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और वीडियो को जो है एंड तक ज़रूर देखें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।